हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि दीर्घ बीजाणु जनन या फिर गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इससे पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो बीजांड है, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं और किन किन बेसिस पे मैंने बीजांड को डिवाइड किया था, वो सारा चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और जो लोगों ने ये वाला यानी पिछले वाले क्लासेस को नहीं देखे कि बीजांड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पे बीजांड का वर्गीकरण किया गया है, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि कल मैंने लाइव टेस्ट लिया था, तो उस लाइव टेस्ट के दौरान मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर के आया था और मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन को मैं क्या करा ही रहा था, लेकिन बीच में कुछ नेटवर्क के इशू आ जाने के कारण वो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हुआ था। लेकिन यहाँ बोर्ड पे मैं टोटली 10 क्वेश्चन को क्या किया था, कराया था। हालांकि चीज़ें अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए वो आपको दिखा नहीं, 4 ही क्वेश्चन दिखा। खैर, अगली बार जब हम आएंगे तो क्वेश्चन अधिक से अधिक लेकर आएंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ बीजाणु जनन या फिर गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन जो होता है, अगर हम इस पर चर्चा करें, इस पर डिस्कस करें, तो इसमें बेसिकली ये समझना है कि यहाँ पे बीजाणुओं की जो बनने की प्रक्रिया है, ठीक है, बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु जो है कैसे बनते हैं, तो बीजाणु में पाया जाता है क्या चीज़, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका पाती है। ठीक है, क्या पाता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं पाती हैं। और ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 प्रकार के क्या करती है, 4 प्रकार की बीजाणुओं का निर्माण करती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर कौन सी कोशिका होगी, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगी। ठीक है, अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है, तो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो ये 4 क्या करती है, 4 बीजाणु का क्या करती है, तो 4 बीजाणुओं का निर्माण करती है। अब ये 4 बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ पे बीजाणुओं की जो निर्माण है, बीजाणुओं की बनने की जो क्रिया है, तो इसी को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 गुरु बीजाणु में से क्या होते हैं, 3 गुरु बीजाणु ऐसे होते हैं, 3 गुरु बीजाणु ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और 1 गुरु बीजाणु क्या रहता है, तो 1 गुरु बीजाणु क्या होता है, तो 1 गुरु बीजाणु सक्रिय एवं क्रियाशील रहता है, सक्रिय व क्रियाशील होता है। बात सभी को समझ में आ गए। अब एक जो गुरु बीजाणु सक्रिय क्रियाशील होते हैं, ये क्या होता है, तो ये जो होता है मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, तो मादा युग्मकोद्भिद की ये प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इतनी बातें समझ में आई। ये पूरा जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। फिर से पूरी बात को समझ लिए, गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन जो है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, इसमें होता क्या है कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। और जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगी तो 4 प्रकार के क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और 4 प्रकार की बीजाणुओं की बनने की जो क्रिया है, इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और इन 4 प्रकार के गुरु बीजाणु में 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और 1 गुरु बीजाणु क्या रहता है, सक्रिय या क्रियाशील रहता है। और ये 1 गुरु बीजाणु जो होता है, ये मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, तो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, या तो इसको हेडिंग बना के आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिएगा। लिखेंगे कैसे, मैं बोल रहा हूँ, आप इस प्रकार से लिखिएगा। ऐसे यहाँ पे लिखना है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप इसको सुन करके लिख सकते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके
4 प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब इन 4 प्रकार के गुरु बीजाणुओं में 4 प्रकार की बीजाणुओं में क्या होता है? तो 4 प्रकार की बीजाणुओं में 3 बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक बीजाणु क्या होता है? सक्रिय व क्रियाशील होता है। और एक बीजाणु जो सक्रिय क्रियाशील होता है, ये क्या होते हैं? तो ये मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। ये सभी को बातें समझ में आ गया? तो मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप सुन करके इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद ये फ्लो चार्ट, अगर आपकी इच्छा है तो इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा समझने के लिए, यहाँ पे कैसे किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, यानी ये टॉपिक क्या होगा? टॉपिक यह है कि गुरु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन तो एक ही होता है। तो यहाँ पे प्रश्न होगा कि गुरु बीजाणु जनन और सूक्ष्म बीजाणु जनन। तो सूक्ष्म बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु या फिर दीर्घ बीजाणु जनन में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे दीर्घ बीजाणु और लघु बीजाणु में क्या बताना है? तो दीर्घ बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में अंतर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इस टॉपिक को देख लीजिएगा। तो इसमें हम ये समझेंगे कि दीर्घ बीजाणु जनन क्या है, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा लघु बीजाणु जनन। तो दीर्घ बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन में क्या चीज़ अंतर की हम बात करेंगे। इसमें अगर हम बता दें तो हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग क्या बनाएंगे? दीर्घ बीजाणु जनन, सूक्ष्म बीजाणु जनन में अंतर। ठीक है, तो हेडिंग मैं भी यहाँ पे लिख दूँ। लिख क्या दूँ? दीर्घ बीजाणु जनन तथा लघु बीजाणु जनन में क्या चीज़? जनन में अंतर। ठीक है, ये 2 प्रकार के क्या है? बीजाणु है। तो दोनों में क्या हमें देखना है? अंतर देखना है कि दीर्घ बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में क्या अंतर है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, फटाफट 2 कॉलम बना लीजिए। एक साइड आप लिखिए, यहाँ लिख दीजिए लघु बीजाणु जनन। क्या लिख देंगे? लघु बीजाणु जनन लिख दीजिए। और दूसरे साइड क्या लिखेंगे? दूसरे साइड लिखेंगे दीर्घ बीजाणु जनन। क्या लिख देंगे? दीर्घ बीजाणु जनन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? दीर्घ बीजाणु जनन। तो आप इस प्रकार से क्या कॉलम बना लीजिए, और फटाफट मैं बातों को बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस है, ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। और ये जो टॉपिक है ये आपका IMP हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, ये आके किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो, चाहे आपका बोर्ड्स हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। पहली बात, अगर हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या है? लघु बीजाणु जनन का मतलब इसमें क्या है? इसमें लघु बीजाणु का मतलब परागकणों का बनना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। लघु बीजाणु जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पुंकेसर के किस में? तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो पुंकेसर होता है, अगर हम बात करें तो ये पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर के परागकोश में पाए। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिख दूँ? ये पुंकेसर के परागकोश में, पुंकेसर के परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं। समझ में आ गए सभी लोगों को? अगर हम यहीं पे दीर्घ बीजाणु जनन की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ बताएंगे कि ये जो होते हैं ये जायांग के, यानी ये स्त्री केसर के, कहाँ? तो स्त्री या अंडाशय के क्या होते हैं? बीजांड में पाए जाते हैं। तो ये अंडाशय के बीजांड में पाए जाते हैं।
एक बातें सभी को समझ में आ गई। तो ये पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अंडाशय के कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडाशय के बीजांड में पाए जाते हैं। बताइए फटाफट बताइए आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि दीर्घ बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में क्या चीज़, तो लघु बीजाणु जनन में अंतर। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, पहले एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि ये पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं, उधर क्या लिखेंगे, ये बीजांड के या फिर ये अंडाशय के किसमें, तो अंडाशय के बीजांड में पाए जाते हैं। या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये स्त्री केसर के बीजांड में पाए जाते हैं, तो स्त्री केसर या अंडाशय के लिए हो जाएगा वही चीज़। तो ये अंडाशय की कहाँ, तो अंडाशय की किसमें, तो अंडाशय के बीजांड में क्या होते हैं, तो अंडाशय के बीजांड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये क्या होता है, तो ये नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। तो ये क्या होता है, ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है और ये किसका हो जाएगा, तो ये मादा युग्मकोद्भिद की क्या हो जाएगी, प्रथम कोशिका। तो यहाँ पे लिख देंगे ये नर युग्मकोद्भिद की, ये नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। क्या है, प्रथम कोशिका हो जाएगा। ठीक है, ये नर युग्मकोद्भिद की क्या है, प्रथम कोशिका है। और इधर क्या लिख देंगे, यह मादा युग्मकोद्भिद की क्या है, तो ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। मादा युग्मकोद्भिद की क्या है, की प्रथम कोशिका है, की प्रथम कोशिका है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लीजिएगा ये क्या है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये दो बातें सभी को समझ में आए, फटाफट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये पुंकेसर के परागकोश में पाया जाता है। दीर्घ बीजाणु क्या बताएंगे, ये अंडाशय की क्या होती है, तो ये अंडाशय के बीजांड में पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, ये नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। और उधर क्या बताएंगे, ये मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, तो प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, अब उसके बाद बताएंगे इसमें क्या होता है, इसमें पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, अब इसमें कौन करता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, तीसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, इसमें पराग मातृ कोशिका, कौन, इसमें पराग मातृ कोशिका, पराग मातृ कोशिका क्या करती है, तो इसमें पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, इसमें कौन करता है, पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करता है। अच्छा एक चीज बताइए कि दीर्घ बीजाणु जनन में कौन सी कोशिका विभाजन करेगी, फटाफट बताइए। अगर आप सबको पता है कि बताइए दीर्घ बीजाणु जनन में कौन सी मातृ कोशिका विभाजन करती है, अगर आप सबको पता है तो फटाफट कमेंट करके हमें बताएं। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताएंगे, इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कौन हो जाएगा, इसमें गुरु बीजाणु, इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है, मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। मातृ कोशिका अर्धसूत्री क्या करती है, विभाजन करती है। बात सभी को समझ में आ गए, कौन करता है इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करता है। इसमें कौन करता है, इसमें पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करता है। ये तीनों पॉइंट सभी को समझ में आए कि नहीं, अगर आ गए तो फटाफट हमें कमेंट करके बताएं कि सभी को समझ में आ गया है। एक चीज़ और, इसका चौथा पॉइंट क्या बताएंगे, इसमें 4 पराकण का क्या होता है, इसमें 4 पराकण का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें 4 परागकण का क्या होता है, तो 4 परागकण का निर्माण होता है। कितने, 4 परागकण का निर्माण होता है। और इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे कि इसमें 4 बीजाणुओं का क्या होता है, इसमें 4 बीजाणुओं का क्या होता है, तो 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये सभी बातें सभी को समझ में आई कि नहीं आई, अगर आए तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए। तो ये सबको समझ में आ गया। एक बार चीज़ों को समझ लीजिए, लघु बीजाणु जनन दीर्घ बीजाणु जनन में अंतर क्या है। तो लघु बीजाणु में क्या बताएंगे कि ये पुंकेसर के परागकोश में पाया जाता है। और उसमें क्या बताएंगे, वो कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय के बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताएंगे, ये नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। और उसमें क्या बताएंगे, मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। इसमें कौन सी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो इसमें पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। और उसमें कौन करेगा, तो इसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। चौथा पॉइंट क्या बताएंगे, इसमें 4 पराकण का निर्माण होता है, तो इसमें क्या होता है, 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये डिफरेंस था किसमें, तो ये डिफरेंस रहा आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये सभी को बातें समझ में आ गई। कल के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि भ्रूण कोश क्या है, और भ्रूण कोश तो पढ़ा दिए हैं, लेकिन भ्रूण कोश का विकास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गए तो फटाफट इनको नोट्स बना करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस बार संडे को फिर से आपका टेस्ट होने वाला है। ओके।